जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट के लिए सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव हो तो अंत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम आगे भी आपको मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे जितने भी 10th के बच्चे हैं, चूँकि अभी आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचा है, आप लोगों के लिए 1 महीने का समय बचा है, तो मॉडल सेट को आप बढ़िया से इसको तैयारी करिए, है ना। और चूँकि आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग डिजिटली बहुत कनेक्ट रहते हैं, तो क्या करिए कि इस जो क्वेश्चंस को हम आपको अपलोड कर दे रहे हैं, इसको प्रत्येक दिन 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे ना, केवल छोटा सा जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है उस स्पीकर पे लगा के आप 2-3 बार अगर सुन देंगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम्स का जो नंबर्स हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा। और आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत भी कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि सफल हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 10 का जो मॉडल सेट 2 है और इसमें जो आपका फुल मार्क्स 40 है और 1.5 घंटे का समय होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सामान्य इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि हम सेट 1 में, चूँकि देखिए सेट 1 का भी हम वीडियो आपको बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने सेट 1 का आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सुनिए, बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए फटाफट सामान्य निर्देश हैं मैं आपको बता दूं। इस सेट में भी आपको 19 प्रश्न हैं और 1 से लेकर 7 तक के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसमें 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है एक वाक्य में, और 2 अंक इसके लिए मिलेंगे। और 8 से लेकर 14 तक के लघुत्तरीय प्रश्न के 5 प्रश्नों का जवाब देना है और 50 शब्दों में ही इसका जवाब देना है, और 3 अंक इसको मिलेंगे आपको। तो 15 से और 19 तक के बीच के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनमें 3 प्रश्नों का जवाब देना है और 100 शब्दों में इसका जवाब देना है, और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न, 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और 1 में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो इसका एकदम सटीक जवाब लिखना है, सटीक जवाब लिखना है साधारण शब्दों में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को भारी आर्थिक क्षति के साथ साथ आर्थिक संकट अथवा महामंदी का भी सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब दूसरा में जाते हैं, जॉबर कौन थे, उनका क्या कार्य होता था। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था जो गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दें, ठीक है। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए, यानी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो आपका 2 हो गया, पहला हो गया भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है, इसका जवाब देख लीजिए आप लोग। कुछ राजनीतिक दल अनुचित लाभ उठाते हुए ऊंचे ऊंचे पदों पर परिवार के सदस्यों और नजदीकी लोगों को बैठाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब 6 में चलते हैं, वाणिज्यिक बैंक से आप क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर होगा, ये वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो सामान्य जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं और निवेशकर्ताओं को ऋण देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, जो यह अति लघुत्तरीय का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वैश्वीकरण क्या है। अगला सवाल, वैश्वीकरण
क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। इससे संपूर्ण विश्व एकल बाजार बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब का उत्तर देना है इसमें। क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1815 और 1846 के बीच बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून वापस करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है? सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर लिखिए। ठीक है, क्या है इसका जवाब? आप लोग को हम देते हैं। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह के रियायत हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात नाटकीय कमी आई और यह बंदरगाह हाशिए पर चला गया। 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपये था, जो 1740 के दशक तक गिरकर केवल 30 लाख रह गया। समय पाकर सूरत और हुगली कमज़ोर पड़ गए और बम्बई व कलकत्ता उभरने लगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम दें। देखिए इसका जवाब क्या है। भारत में कोयला के 2 प्रमुख भूगर्भिक क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला गोंडवाना कोयला। गोंडवाना कोयला मुख्य रूप से दामोदर घाटी में स्थित झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा गोदावरी नदी बेसिन में स्थित आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी में स्थित उड़ीसा के कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी में स्थित उड़ीसा के कोयला क्षेत्र, सोन नदी घाटी में स्थित मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र और वर्धा नदी घाटी में स्थित महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा देखते हैं टर्शियरी कोयला। टर्शियरी कोयला का विस्तार उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय के चेरापूंजी में, असम के माकुम और नजीरा में, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामरूप में तथा नागालैंड में पाया जाता है। इसके अलावे इसका विस्तार तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में भी देखा जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है? राजनीतिक दलों के सुधार के बारे में बताएं। तो इसका जवाब होगा राजनीतिक दलों के सुधार के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक, दबाव समूह और आंदोलन, मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। दूसरा तरीका है राजनीतिक दलों को यह एहसास कराना कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा, उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर भी राजनीतिक दल गंभीर होने लगेंगे। तीसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है? इसका जवाब है लोकतंत्र निम्न प्रकार से एक वैध शासन है। लोकतंत्र एक वैध शासन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी निर्णय कानून और नियमों के अनुसार ही लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, लोकतंत्र में ही नागरिकों का यह जानने का अधिकार प्राप्त रहता है कि किसी भी निर्णय में कानून एवं नियमों का पालन हुआ है कि नहीं। तीसरा पॉइंट, यदि ऐसा नहीं हुआ तो नागरिकों को उसका विरोध करने का भी अधिकार होता है।
अन्य शासन व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता है। चौथा पॉइंट, जनता को यह विचार करने का अधिकार नहीं होता कि उसके शासक ने सही निर्णय लिया है या नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता रहती है। पांचवा पॉइंट, इसके अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोकतंत्र एक वैध शासन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण कीजिए। क्या है जवाब? विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जवाब है, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। पहला, सस्ता और वहनीय ऋण देश के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए ऋण बड़ी मांग है। तीसरा है, ऋण व्यक्तियों के उत्पादन के कार्यशील खर्चों और समय पर उत्पादन पूरा करने में सहायता करता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। कई लोग विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लेते हैं, जैसे खेती, व्यवसाय, लघु उद्यमों की स्थापना इत्यादि के लिए। पांचवा है, लोग ऋण लेकर नए उद्योग लगाते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार ऋण किसी भी देश के विकास में लाभदायक होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋण लेने वाले व्यक्ति के साथ बैंक ऋण के कई शर्त रखता है जो निम्न है। पहला, समर्थक ऋणाधार। कर्जदाता ऋण लेने वाले व्यक्ति से भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंक में जमा पूंजी इत्यादि के कागजात जमा करने के लिए कहता है। इसे ही समर्थक ऋणाधार कहते हैं। दूसरा है, आवश्यक कागजात। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कागजात भी कर्जदार से बैंक मांग करता है। तीसरा है, ब्याज दर। बैंक द्वारा हर ऋण समझौते पर ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति उसी ब्याज दर पर ऋण चुकता करने का विवश हो जाता है। आगे है, भुगतान के तरीके। बैंक कर्जदार को कर्ज देने से पहले भुगतान के तरीके से भी संबंधित शर्त रखता है, जैसे मासिक भुगतान करना इत्यादि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। ठीक है, इसका जवाब क्या है? खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। पहला, यातायात के साधनों। यातायात के साधनों जैसे अंडे, समुद्री जहाज इत्यादि के कारण किसी भी खाद्य उत्पाद को सुरक्षित और जल्दी विभिन्न बाजारों में सस्ते दर तक पहुंचाया जा सकता था। दूसरा, शीघ्र नश्वर खाद्य पदार्थ। शीघ्र नश्वर खाद्य पदार्थ जैसे मांस, दूध, अंडे, मछली, फल, सब्जियां, मक्खन, खोया, पनीर आदि को बड़े बड़े शीतला बनाए रखने वाले रेफ्रिजरेटर एवं कंटेनर आदि से विभिन्न स्थानों पर ले जाने या उन्हें पहले की अपेक्षा काफ़ी समय तक सुरक्षित रखना संभव हो गया। ये था आपका 15 का जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे और ये हम 16 का जवाब आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए 16 में क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करिए। इसका जवाब देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं जो निम्न है। पहला क्या है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं, इससे जनता जागरूक होती है। दूसरा, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और उनसे उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, लोकतंत्र में चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है, दूसरे दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभा को है। अगला, वे सरकारी तंत्रों तथा कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। छठा, राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, जिनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, जहां सत्ताधारी दल सरकार के उपलब्धियों का जनता तक पहुंचाती है, वहीं विपक्षी दल सरकार की कमजोरियों को जनता को बताती है और सरकार तक जनता को कठिनाई तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जनता का कठिनाई सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, तो 17 पे हम लोग देखते हैं क्या है 17 में। दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है।
इसका जवाब हम लोग देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में निम्न प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। पहला क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन वहां प्रारंभ करती है जहां बाजार नजदीक होता है, सस्ते एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध होते हैं, उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध होते हैं, साथ ही सरकार की नीतियां उदारीकरण के पक्ष में होती है। दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों के कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से अर्थात मिलकर उत्पादन प्रारंभ करती है, इससे उन्हें वहां के देशी बाजार में पहचान मिलती है। और तीसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उन्हें उत्पादन का विस्तार करती है, इससे उन्हें आधारभूत ढांचा भी प्राप्त होता है। तो ये रहा 17 का जवाब। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। परंपरागत बीज का प्रयोग और कम उत्पादकता इस कृषि की एक अन्य विशेषता भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं आगे, और इसी का जो है आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे और आगे देख लेते हैं। इसे स्थानांतरण कृषि अथवा कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनको, पूर्वोत्तर भारत में झूम, छत्तीसगढ़ में दीपा और झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो ये हो गया आपका जवाब। अब आगे हम लोग देखते हैं जो आपका लास्ट है 19 नंबर का प्रश्न। मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र में कुछ पॉइंट यहाँ आपको इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में ये जो दिख रहा है वो क्या है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। तो इसका हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं। मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन का नाम मिलान करें। देखिए, हजारीबाग दिया हुआ है, अजमेर दिया है, लोह अयस्क क्षेत्र विशाखापट्टनम और मंगलुरु। अब आपको बताना है कि 1 नंबर में जो है वो क्या है। देखिए, एक यहाँ पे जो मानचित्र में दिख रहा है वहाँ पे ये अजमेर का है। क्या है? 1 नंबर में आप अजमेर, यहाँ पे आप क्या करिएगा, 1 नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पे इसको ऐसे करके परीक्षा में लिख दीजिएगा अजमेर, ठीक है। और इसी तरह आप 2 नंबर में लिख दीजिएगा हजारीबाग। क्या लिखिएगा? हजारीबाग। इसी तरह लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से नहीं लिखिएगा तो आपका आंसर मतलब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 3 नंबर में लिखिएगा लोह अयस्क। क्या लिखिएगा? लोह अयस्क, ठीक है। और 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर का जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा था वो लोह अयस्क था, और ये 4 नंबर आपका है जो आपका है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम, ठीक है। और 5 नंबर में आप मार दीजिएगा मंगलुरु। क्या मार दीजिएगा? मंगलुरु, ठीक है। ये 5 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से रहा 19 का जवाब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन लगाकर परीक्षा का तैयारी करिए। डिजिटल माध्यम से आप लोग जुड़ते हैं। आप लोगों के पास जो ब्लूटूथ स्पीकर होंगे, इस वीडियो को लगा दीजिएगा। तो इसके 2-4 बार आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। और इस तरह से आप बराबर करते रहेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा सहूलियत होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को कंप्लीट आंसर सॉल्यूशन देख लिए हैं। फिर से अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अगला कंप्लीट सॉल्यूशन। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।